अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद और शहर इक़्तिदार में ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि 27वीं आइनी तरमीम जो है वो आ रही है। अभी कुछ देर पहले भी मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई इसके हवाले से बाकायदा ड्राफ्ट सामने नहीं आया, लेकिन जो मार्केट में बातें गर्दिश कर रही हैं उसमें काफ़ी जो तब्दीलियां आइन के अंदर उसके हवाले से बात हो रही है। फोकस हम कोशिश करेंगे जो ज़्यादा करेंगे वो जिसका इशू है रिलेटेड टू नेशनल फाइनेंस कमीशन, क्योंकि जो 18वीं आइनी तरमीम आई थी उसके तहत सूबों का जो हिस्सा था विफाक जो देता था वो काफ़ी हद तक उसको बढ़ा दिया गया था और फिर उसमें आइनी तौर पर भी पाबंद कर दिया गया था कि अब उस हिस्से को ख़ास एक सतह से नीचे कम नहीं किया जा सकता। इन यानी कि सूबों को वो पैसा सारी हर सूरत जाना है। अब शहबाज, इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, एक तो आज एक पहले बताया जा रहा था कि विफाकी काबीना का इजलास होना है, उसमें मुमकिना तौर पर इस मुजवज़ा जो आइनी तरमीम है 27वीं उस पर बात होगी, लेकिन वो मीटिंग अब डिले हो गई है टिल मंडे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आज़रबाईजान जा रहे हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब आप आइनी तरमीम की बात करते हैं तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए और उसमें पीपल्स पार्टी या बाकी छोटी बड़ी जमातें उनकी हिमायत के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। बट लेट्स फर्स्ट जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जैसे मैंने कहा कि फोकस हम ज़्यादा करना चाहेंगे जो NFC और जो सूबों के इख्तियारात हैं इस इशू के ऊपर। तो ओवरऑल ब्रॉडर जो अभी तक बात हो रही है 27वीं आइनी तरमीम में है क्या और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? देखिए, हुकूमत जो थी वो तो स्टेट ऑफ डिनाइल में थी, लेकिन ये जो सारा इसका जो सियासी मंजरनामा तब्दील हुआ जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंडे को ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने, आपको पता है कि जो 8 बड़े नुकात थे 27वीं आइनी तरमीम के, उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें भी होंगी, बट जो फंडामेंटली बात ये हो रही थी कि 18वीं तरमीम के तहत जो डेवोल्यूशन हुई थी सूबों को, जो इख्तियारात की मुंतकिली हुई थी, एक तो वो चीज़ जिसमें तमाम चीज़ों को तो वो टच नहीं कर रहे, जो उनका ट्वीट था उसमें 2 बुनियादी जो चीज़ें थी और बहुत ही अहम, एक पॉपुलेशन प्लानिंग और दूसरा उसके अंदर था तालीम का जो शोबा, ये सूबों को मुंतकिल कर दिया गया था। और दूसरी चीज़ जो 18वीं तरमीम से पहले हुई थी लेकिन उसको फिर 18वीं तरमीम में उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, वो ये था कि जो सूबों का वफाक के रेवेन्यूज़ हैं उसमें हिस्सा कितना होगा। जो 7वां आईनी उसका जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड है उसके तहत ये जो हिस्सा था 47.5% से बढ़ाकर 57.5% कर दिया गया था। लेकिन जब 18वीं तरमीम बाद में आई तो उसके अंदर इसको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया कि आइंदा सूबों का जो हिस्सा है वो 57.5% जो टोटल डिविजिबल पूल है, जो वो टैक्सेस जो एक पूल के अंदर जाते हैं वहाँ से फिर वफाक में और चारों सूबाई जो इकाइयाँ उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उससे वो कम नहीं होगा। ये जो उनके 8 बड़े नुकात थे जो उन्होंने ट्वीट किया उसके अंदर ये 2 फंडामेंटल पॉइंट्स थे। इससे इंप्रेशन जो गया वो ये गया, एक तो ये कि पीपल्स पार्टी ने ये चीज़ पब्लिक फोरम में ले आई जिसके बाद डिबेट शुरू होगी। आप अखबारात उठा के देख लीजिए, TV चैनल्स उठा के देख लीजिए, इस पर बात होना शुरू होगी है, कहीं पर दबे अल्फाज में बात हो रही, कहीं खुलकर बात हो रही है। उसके अंदर एक और जो चीज़ थी वो आइन का जो आर्टिकल 243 था जिसमें तरमीम करके जो चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज का ओहदा या उसका कोई और भी नाम हो सकता है उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ और 5 साल का उसकी मुद्दत की बात हो रही है। फिर जो मजिस्ट्रेट का एक निज़ाम था जिसको जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ख़त्म कर दिया था, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट का, उसको बहाल करने की बात हो रही है। उसमें फिर वो जो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का मसला है, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार तो दिया हुआ था लेकिन अगर कोई डेडलॉक आ जाए उसका कोई तरीक़ेकार नहीं दिया हुआ था उसको ख़त्म करके, इस किस्म की चीज़ें थी। हमारा उसमें एक आध और चीज़ भी जो बात हो रही है, जैसे NFC की आपने बात की है, क्योंकि सूबे ये भी कहते हैं कि अगर आपने हमें हिस्सा ज़्यादा दिया है तो आपने 18वीं आइनी तरमीम के तहत बहुत से जो महकमे पहले विफाक के पास थे वो आपने हमें दे दिए, तो हमें भी बजट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये भी एक तजवीज़ ज़ेर गौर है जो इस वक्त बातें हो रही हैं कि जो तालीम का शोबा है और जो आबादी है पॉपुलेशन से रिलेटेड वो विफाक सूबों से दोबारा वापस ले ले ताकि उसको वो जस्टिफाई कर सके कि हम जो शेयर अगर सूबों का कम करना चाहते हैं। तो ये भी बात हो रही है। 2-3 चीजें बड़ी अहम है। एक जो आपने पहले भी कहा ना कि जो वफाकी काबीना का आज इजलास होना था वो वज़ीर आज़म के दौरे की वजह से मुलतवी होगा। वज़ीर आज़म के दौरे की वजह से मुलतवी नहीं हुआ क्योंकि दौरा तो पहले से स्केड्यूल था। ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कल,
कल उम्मीद ये थी कि इजलास खत्म हो जाएगा, इनका इलामिया आ जाएगा, बट उन्होंने कुछ ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर उन्होंने कल फैसला अपना कर लिया, कुछ चीज़ों को उन्होंने पेंड किया जिसके ऊपर आज उनका इजलास होना था। जो चीज़ें पेंड उन्होंने कर दी थी, जो मेरी इत्तला है, बहुत सारी चीज़ें मीडिया में आ भी चुकी हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्या स्ट्रक्चर होगा, उसका मकसद क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो इशू है, इस किस्म की चीज़ों के ऊपर अभी पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला नहीं किया। लेकिन जिन चीज़ों पर कामरान फैसला किया उस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। नाज़रीन, जो सबसे अहम इशू जिसको पीपल्स पार्टी अपनी सियासत का वो उसका एक अहम जुज समझती है, वो क्रेडिट लेती है दो चीज़ों का। एक तो 1973 का आइन जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे वो उस वक्त ये पार्लियामेंट ने पास किया, फिर 18वीं तरमीम जिसका बहुत बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेती है। और ये जो 8 नुकात थे, इसको जब मीडिया में लाया गया, पब्लिक डिबेट में लेके आया गया, तो उसके अंदर दो चीज़ें ऐसी थी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जो 18वीं तरमीम है उसके मुनाफी थी। तो इसी हवाले से जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कल इजलास हुआ, इजलास के बाद जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी क्या पार्टी की पोजीशन दी, पहले आइए जरा वो सुनते हैं। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शेयर का आइन में, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है और किसी भी सूरत में इस प्रपोजल को, इस सूरत में हम इसका हमायत करने के लिए तैयार नहीं है। जी नाज़रीन, आपने सुना, वो फरमा रहे हैं कि वो एक तरफ तो वो जो तजवीज़ है कि 57.5% का जो मिनिमम गारंटीड शेयर है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको वो बिल्कुल मुस्तरद करते हैं और इस सूरत में इसको मंजूर करने के लिए तैयार नहीं। तो कामरान, ये सबसे बड़ा अहम पॉइंट है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक इंप्रेशन ये था कि चूंकि सूबों को 10% ज़्यादा हिस्सा किया, और जो आपने जिम्मेदारियों की बात की, बिल्कुल जिम्मेदारियां तो की, लेकिन इतनी हुकूमत का ये ख्याल था इतनी जिम्मेदारियां नहीं गई। दो चीज़ें फिर उसकी वजह से सामने है। एक है डिफेंस स्पेंडिंग, कि डिफेंस के जो आपके अखराजात हैं पाकिस्तान के, वो बजट के अंदर दूसरा बड़ा खर्चा है कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के बाद। तो वफाकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि हमारे पास जो बाकी पैसा बचा है वो तो इतना भी नहीं है कि हम ये दो बड़े खर्चे पूरा कर सके, तो फिर सूबों को या तो खर्चे उठाने पड़ेंगे, हमारे साथ शेयर करना पड़ेंगे, या फिर अपने जो महसूलात हैं जो उनको हिस्सा गया था वो वापस लें। अब ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है। इसके ऊपर, इसके दोनों साइड्स के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक आर्गूमेंट बहुत ही स्ट्रांग है, वो आर्गूमेंट ये है कि वफाकी हुकूमत अपने खर्चे तो कम नहीं कर रही, अपने ऊपर वो चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं लेके आ रही, और वो ये चाह रही है कि अब चूंकि सूबों के पास पैसा ज्यादा चला गया तो वो वापस ले लिया जाए। जो फिस्कल डिसिप्लिन वफाक में आना चाहिए वो नहीं आ रहा। एक आर्गूमेंट इसके अंदर ये। दूसरी साइड पे आर्गूमेंट ये है कि ये फिस्कल डिसिप्लिन आ ही नहीं सकता कि जो आपके जब दो खर्चे पूरे नहीं हो रहे बाकी महसूलात के साथ, तो फिर फिस्कल डिसिप्लिन कहां से आएगा? हर साल 6-7 हज़ार अरब रुपए की बोरोइंग करनी पड़ेगी। अब ये एक सबसे अहम जुज़्व है जिसके ऊपर जो पीपल्स पार्टी ने अपनी कल पोजीशन दे दी है। और इसमें जो एक और फैक्टर है कि ये तो अभी ज़ाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर एक स्टेक होल्डर है। अगर आप उसको डिफेंस के पर्पज से देखें, डिफेंस की ज़रूरियात हमेशा हमारी रही हैं, लेकिन लेटली इंडिया के साथ आपकी जंग हो या अभी अफगानिस्तान के साथ जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, दहशतगर्दी के खिलाफ जो रिसेंट काउंटर टेररिज्म की जो कैंपेन तेज हुई है, उसमें तो ये आपको लग रहा है कि फोर्सिएबल फ्यूचर, आपको जो ओवरऑल सिचुएशन है, डिफेंस बजट आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको चीज़ चाहिए होगी। बट ये जो कंसर्न जब 18वीं आईनी तरमीम भी आई थी और सूबों को हिस्सा ज़्यादा दिया था, उस वक्त से ही जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात भी करते रहे प्राइवेट मीटिंग्स में और इवन बाद में भी, कि ये डिस्टॉर्शन क्रिएट हुई है, इसको कहीं ना कहीं रेक्टिफाई करना है। अब इसमें पीपल्स पार्टी जो कह रही है, ज़ाहिर है कि उनका हमेशा से एक प्रिंसिपल स्टांस रहा है, वो सूबों की ऑटोनॉमी हो, NFC हो, उस पर हमेशा एडवोकेट करते रहे हैं। बट ज़ाहिर है एक सियासी मामला भी है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, इससे पहले 26 आईनी तरमीम भी आई थी और जो बाकी मामलात हैं, एट द एंड ऑफ द डे लगता ही है कि पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं पब्लिकली एक पोजीशन लेती है, बट बिहाइंड द सीन को बार्गेन करना होता है और कहीं ना कहीं वो अग्री कर जाते हैं, क्योंकि अगर ये मूव चली है तो एक सीरियस मूव है। मसलन इसी हफ्ते DGISPR ने गैर रस्मी गुफ्तगू की एंकर्स और सहाफ़ियों से, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, और ये सवाल उनसे हुआ। उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट का हक है, हुकूमत का जो भी आईनी तरमीम लाना चाहते हैं, एज फार एज जिसका ताल्लुक फौज से है या फौज के इदारों से है, तो डेफिनेटली जो फौज है वो अपना इनपुट देगी। तो आई एम श्योर कि इस मामले में एस्टेब्लिशमेंट की जो करंट है, बेशक अफगानिस्तान या बाकी इशूज़ के ऊपर में भी पॉलिसीज़ मुख्तलिफ हों, लेकिन एज फार एज NFC अवार्ड इज कंसर्न्ड, मेरा ख्याल में वो कंसिस्टेंट पोजीशन है स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल बाजवा, और जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है दे होल्ड द सेम व्यू कि इसको चेंज होना चाहिए। ये बात ठीक है। ये हम भी शुरू से कह रहे हैं कि NFC जो अवार्ड आया है 7वां, वो जो उसका जो बैलेंस है वो टिल्ट हो गया सूबों की तरफ,
और सूबों के पास अब इतना पैसा आ गया है, आप देख रहे हैं पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर जिस किस्म के नए इदारे बनाए जा रहे हैं, तनख्वाह में इजाफा किया जा रहा है, बेतहाशा गाड़ियाँ ली जा रही हैं, लेकिन वही चीज़ इस्लामाबाद के अंदर भी हो रही है, वही चीज़ वफाकी हुकूमत के अंदर भी हो रही है। फिजिकल डिसिप्लिन यहाँ पे भी नहीं है। तो जो तो जेन्युइन डिफेंस की नीड्स हैं वो तो पूरी करनी ही करनी, उसके ऊपर तो कोई दूसरा सवाल ही। लेकिन इसके हवाले से काम जो सबसे अहम पॉइंट है ना, वो खैबर पख्तूनख्वा का है। इस हवाले से नाज़रीन, जो खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस के एडवाइजर, चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के मुज़म्मिल असलम, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक बड़ा ही एक अहम नुकता उठाया। आइए जरा सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। 27वीं तरमीम में नहीं हो सकती एनएफसी, क्योंकि वो कमीशन का मैटर है। एनएफसी में सबसे पहले वर्टिकल्स डिस्कस होने चाहिए कि 42.5% हुकूमत उस 42.5% का हिसाब दे और उसमें बताए कि उसकी कहां कहां कोताहियां हैं, पहले उस पे बात की जाए। दूसरा, हमारा जो है मर्ज एरिया का जो हमारा जो हक है आबादी के हिसाब से, और हमारा अभी शेयर है 14.62%, वो 19.62% होता है, उसको आप करें। और आखिरी में जब ये एनएफसी का खुदा के वास्ते आप इजलास बुलाएं, और ये जो 4 आपने जो चीजें रखी हुई हैं, आबादी, रेवेन्यू कलेक्शन, फिर उसके बाद पॉवर्टी, और चौथा आपने रिवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, ये दुनिया के ये जो है ये चीजें खत्म हो चुकी हुई हैं। इसमें आगे डिस्कशन किया जाए। जो ज्यादा फॉरेस्ट लगाएगा, जो पानी के जखायर पे काम करेगा, जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे काम करेगा, उनको आप डिविडेंड्स दें, बजाय ये कि आप आबादी के चक्कर में जो है पैसे जो है एक ही जगह दिए जाए। जी, इसमें जो एक चीज़ बड़ी अहम है वो ये है, जो मुज़म्मिल असलम ने भी कही, कि जो आइनी तरमीम है वो इसका जो तरीक़ेकार नहीं है एनएफसी के हवाले से जो है फैसला करने का, क्योंकि जो ये कौमी मालियाती अवार्ड है ये तय करता है कौमी मालियाती कमीशन, और इस कमीशन के 9 मेंबरान होते हैं, जिसमें वफाकी वज़ीर ख़जाना उसके चेयरमैन है, 4 सूबाई वज़रा जो ख़जाना है वो उसके मेंबर है, उसके साथ टेक्निकल मेंबर हर सूबे से एक आता है। तो ये जो फैसला है ये तकनीकी और ये इकोनॉमिक और ये फैसला है, ये जो इसके हवाले से केपी की पोजीशन ये आई है कि ये फैसला जो हमेशा कंसेंसस से होता है। एनएफसी का जो अवार्ड है, अगर एक सूबा भी उसकी मुखालफत कर दे तो वो अप्रूव नहीं होता। इस हवाले से कामरान, जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि जो आईनी तरमीम है वो मेजोरिटी से होती है, 2/3 मेजोरिटी से होती है, बट मेजोरिटी से होती है, तो इसलिए वो एक राइट फोरम नहीं है फैसला करने का। तो अगर ये जो भी इसके हवाले से चेंज करनी है, ठीक है, ये बात तय है कि अगर कमीशन जो है वो ये फैसला कर दे, फॉर एग्जाम्पल कि 57.5 नहीं 55.5 होना चाहिए, तो फिर तो आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। लेकिन वो फैसला पहले ये कमीशन करेगा कि उसका कितना होना चाहिए, 50 है, 52 है, 57.5 ही रखना है, उसके बाद तरमीम है। ये तरमीम पहले आ रही है, और जो कमीशन के तो अभी तक इजलास नहीं बुलाया गया। का जो इनपुट है, क्योंकि सूबे बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं, तो उनका होना चाहिए। इसमें एक जो एलिमेंट है, जाहिर है कि जब 18वीं आईनी तरमीम भी आई थी और बड़ा उसको इन्हीं जमातों ने सेलिब्रेट किया था, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, दे ब्रॉट दैट, और कहा था कि ये जी 1973 का जो आइन है उसको ओरिजिनल फॉर्म में हमने रिस्टोर कर दिया है। उसमें विफाक आज जो भी चलें गिले शिकवे करती है, दैट्स फाइन। उसमें ये भी विफाक ने कमिट किया था कि उनको भी पता था कि जब आप ज्यादा रिसोर्सेज सूबों को देंगे तो आप अपने अखराजात कैसे मीट करेंगे, उसके लिए आपको कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो उसमें विफाक ने कमिट किया था कि हर साल टैक्स टू जीडीपी जो है वो 1% जो रेशो है उसमें आप इजाफा करेंगे। और अगर आप देखें उस वक्त से लेकर आज तक अगर उसमें इजाफा हुआ होता तो शायद इस 27वीं आईनी तरमीम की जरूरत ना पड़ती और ये डिबेट भी ना हो रही होती। तो यहां पर वफाक की भी तो नालायकी है ना। नहीं, वफाक की सरासर नालायकी है इसमें। उस वक्त बेसिकली आइडिया ही यही था कि उस वक्त जो एफबीआर की टैक्स टू जीडीपी रेशो थी वो 10% थी, उसको इन्होंने 2015 तक बढ़ाकर 15% करना था, और उसे आगे बढ़ाना ही था, उसे कम नहीं करना था। आज जब आप और मैं बात कर रहे हैं 15 साल के बाद भी एफबीआर की जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 10.3% है, उसमें 1% भी इजाफा नहीं हुआ पिछले 15 साल में। और आप इमेजिन करें अगर 15% हो जाती तो आपका 1% आज के दिन में बनता है तकरीबन 1300 अरब रुपया। अब मेरी जरा मैथ थोड़ी सी कमजोर है, तो 5 को आप जरा दे लीजिए 13 के साथ, तो कितना बन गया? ठीक है, तकरीबन 6.5 अरब रुपया बन गया, आपके सारे मसले हल हो गए। अच्छा, इसमें एक और जो खैबर पख्तूनख्वा का पॉइंट था कि अगर वफाकी हुकूमत एजुकेशन का सब्जेक्ट जो है वो वापस लेना चाह रही है, तो सूबे ने जो एक्सपेंशन की हैं, उन्होंने नए मुलाजमिन वहाँ पे भर्ती किए हैं महकमा तालीम के अंदर, नए स्कूल्स बनाए हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो वो अगर पैसा इनसे वापस ले लिया गया तो वो ये कह रहे हैं कि फिर ये जो मुलाजमिन है फिर ये भी ले जाएंगे।
अब बकौल उनके मुज़म्मिल असलम के जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 17 बल्कि 7 लाख वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, 7 लाख के अंदर 45% उन्होंने कहा कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है, और जो सूबे का जितना भी बजट है उसका 22% बजट जो है वो तालीम के लिए रखता है खैबर पख्तूनख्वा। ये सूरत हाल बाएं आज जो बाकी जो सूबे उनकी होगी, तो इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन। तो हाल इसका यही है कि जिस तरीके से आपने आज में 18वीं तरमीम की थी हुकूमतों ने मिलकर, तमाम सियासी जमातों ने, उसी तरीके से 27वीं तरमीम भी कर लीजिए। और अगर एनएफसी में हिस्सों में रद्दोबदल करना है, उसके पैरामीटर चेंज करने, तो बैठ के बात करें। और ये अगर ये ओवरराइड करने की कोशिश की गई, आपको पता है कि 26वीं तरमीम का एक बहुत बड़ा इशू ये आया था कि लैंग्वेज के भी इशूज आ गए थे। तो ये चीजें, बेहतर यही होता है कि जो भी मुल्क के लिए बेहतर हो, जिसमें अवाम की बेहतरी हो, वो करें। 27वीं 28वीं तरमीम जो अल्टीमेटली लेट्स से कि हम जो विफाक की नीयत है उस पर शक नहीं करते, उनका मकसद विफाक का ये नहीं है कि सिर्फ फेडरल जो टेरिटरी है वहीं पे तरक्की हो। मकसद अगर उनको लगता है कि ये एक डिस्टॉर्शन थी, उसको रेक्टिफाई करना जरूरी है कि पूरे पाकिस्तान में तरक्की हो, अगर तो मकसद आपका ये है, तो फिर आई थिंक जो भी इख्तलाफात हैं, जो भी जमातें हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत हो सकती है। वक्त उसमें लग सकता है, लेकिन अगर एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट होगा तो उस पर अमल दरामद करना आसान होगा। यहां पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि इस्तांबुल में इस वक्त पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं, क्या अभी तक कोई ब्रेक थ्रू हुआ है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। इस वक्त इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात का पस मंज़र आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो असल इशू है कि पाकिस्तान का यह कहना है कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, अब उसे हर सूरत में रुकना होगा। इससे पहले दोहा में मुज़ाकरात हुए थे, जो आर्जी जंगबंदी का ऐलान किया गया था। उसके बाद 5 रोज़ा मुज़ाकरात जारी रहे इस्तांबुल में ही, और एक लम्हे के ऊपर तो लगा कि शायद ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे, लेकिन फिर एक अग्रीमेंट हुआ और जंगबंदी पर अग्री किया। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये मेक और ब्रेक मुज़ाकरात हैं, क्योंकि इसमें अगर आप देखा जाए कॉम्पोजिशन जो डेलीगेशन की है पाकिस्तान की तरफ से, जो ISI के सरबराह हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो पाकिस्तानी डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, और दूसरी साइड से अफगान तालिबान के जो इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह हैं वो नुमाइंदगी कर रहे हैं अफगान तालिबान की। और फिर तुर्की और जो कतर, वो मीडिएटर्स हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। कल कोई तकरीबन 10 घंटे की नशिस्त हुई तवील, उसमें फेस टू फेस भी मुलाकात हुई, उसके अलावा इनडायरेक्ट भी नेगोशिएशंस हुए। और आज की ये खबर है, अभी तक की जो इतलात है, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, जो ज़राए ने, जो मैंने चेक किया लेटेस्ट, कि पाकिस्तान ने एक एविडेंस बेस जो है मुकम्मल तौर पर उनको सबूत भी फराहम किए हैं, और उसके साथ जो मीडिएटर्स को पूरा एक प्लान जो है ड्राफ्ट उनके हैंड ओवर किया है कि पाकिस्तान का असल मुतालबा क्या है। और वो 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगान तालिबान ऐसा एक्शन करें वेरीफाएबल, ताकि ये TTP है, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, या बाकी पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप हैं, उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई की जा सके। जो इतलात हैं कि दोनों तरफ से अभी भी जो ड्राफ्ट्स का तबादला हो रहा है, अब उसमें इंपॉर्टेंटली शहबाज जो मीडिएटर्स हैं तुर्की और कतर, वो उस ड्राफ्ट को टिल जब ये बात हम कर रहे हैं, तो ये उस वक्त जो इतलात आ रही हैं कि अब उसमें वो अपना इनपुट देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो मीडिएटर्स होते हैं दे वो ट्राई टू बी ऑब्जेक्टिव एंड न्यूट्रल, कि जो दोनों साइड्स हैं उनका पर्सपेक्टिव सामने आए। नेगोशिएशंस आर स्टिल गोइंग ऑन, और लेट्स सी कि इसका क्या फिर आउटकम निकलता है। देखिए कामरान, जब लास्ट टाइम एक टेम्परेरी ट्रूस हुआ था, उस वक्त ये बात कही गई थी मीडिएटर्स की तरफ से, गालिबन कतर की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि जो प्रिंसिपल्स की मीटिंग होगी वो 6 नवंबर को होगी, जिसका आपने जिक्र भी किया। बट इसमें जो चीज़ अहम है वो ये है कि एक तो अगर आप देखा जाए, पहले जो शुरू में कुछ एक कमी आई थी, जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे, बट वो उस तरीके से रोका नहीं उनको जा सका अफगान तालिबान की तरफ से, और पाकिस्तान को अभी भी उन सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जो भाई आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अब उनको एक एविडेंस दिया है, और उस एविडेंस को जो मीडिएटर्स है गालिबन उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, इन सेंस के उन्होंने एक्नॉलेज किया कि ये पाकिस्तान के जो कंसर्न है वो जेन्युइन है। इसके साथ जो दूसरी चीज़ हो रही है कि एक प्रोपेगेंडा साथ ही शुरू हो जाता है। कुछ अफगान अकाउंट्स हैं, कुछ अफगान अकाउंट्स के बेस में इंडियन अकाउंट्स हैं, वो इन टॉक्स का एक डिफरेंट एक दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव। बट द बॉटम लाइन इज कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अफगानिस्तान से हो रही है और अफगान जो गवर्नमेंट है उसको रोक सकती है, उस हवाले से आज की जो टॉक्स की जो सिटिंग है
वो बहुत अहम है और इसी में आपका ख्याल है कि एक ब्रेक थ्रू पॉसिबल हो सकता है? जो सबसे क्लियर पॉइंट है फ्रॉम डे वन, इससे पहले जब भी मुज़ाकरात हुए तो शायद पाकिस्तान ने पब्लिकली पोजीशन एक ली होगी, बट कहीं ना कहीं हम बैक ट्रैक कर गए। इस केस के अंदर वन पॉइंट एजेंडा है। पाकिस्तान कहता है कि जब तक अफगान तालिबान ये अग्री नहीं करते, तहरीरी तौर पर मुआहदा नहीं करते और इनको ओनरशिप लेना पड़ेगी, अगर अफगानिस्तान की साइड से हमले होंगे उसकी ये जिम्मेदारी लेंगे, उसके लिए अफगान तालिबान अकाउंटेबल ठहरेंगे, उस मौक़िफ़ से पाकिस्तान पीछे हटा नहीं है और उसी वजह से ये हो रहे हैं। एक चीज़ आपने जिक्र किया कि जैसे ये मुज़ाकरात होते हैं सोशल मीडिया पे किसी का कंट्रोल नहीं है, फेक न्यूज़ भी होती हैं, प्रोपेगेंडा भी होता है एंड डेफिनेटली उसमें आपको जो अफगान जो अकाउंट्स हैं और जो इंडियन अकाउंट्स हैं वो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सपेक्टिव देते नज़र आते हैं। लेकिन मैं क्योंकि बड़ा क्लोजली ये टॉक्स कवर कर रहा हूँ तो जो पिछला राउंड था मुज़ाकरात का दोहा में भी और इस्तांबुल में भी, इस मरतबा कम अज़ कम अभी तक ये हुआ है कि दोनों अतराफ से डिलिबरेट को लीक्स नहीं हुई। इससे पहले हो रही थी, मतलब गैर सरकारी तौर पर इनफॉर्मली, मतलब जो भी ऑफिशियल्स थे वो बताते थे कि अब ये हो रहा है वो हो रहा है, तो इस दफ़ा नहीं हो रही। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद जो पिछला जो एक्सपीरियंस था, मीडिएटर्स भी ये चाहते हैं कि अभी मुज़ाकरात अगर चल रहे हैं और मुज़ाकरात के दौरान अगर इस तरह की खबरें आना शुरू हो जाती हैं, दोनों अतराफ अपना अपना पर्सपेक्टिव पेश करती हैं, तो शायद उससे माहौल ख़राब होता है। तो इस मरतबा एक चेंज ज़रूर है इस लिहाज से। और ये भी मेरी इत्तला है कि जो तुर्की है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि ये इसका कोई वर्केबल सोल्यूशन निकल आए, इसका कोई हल निकल आए। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन अफगान तालिबान कि वो क्या करते हैं। उनके डेलीगेशन की कॉम्पोजिशन भी मेरे ख्याल में उनके पास मैंडेट है। जो उनके इंटेलिजेंस चीफ के सरबराह हैं अब्दुल हक वासिक, वो गुआंतानामो बे में रहे हैं, मुल्ला ब्रदर के बहुत क्लोज समझे जाते हैं, अफगान तालिबान के इनर सर्कल में उनको जाना जाता है। उनके पे डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर हैं। फिर अनस हक्कानी, बेशक उनके पास कोई ओहदा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हक्कानी नेटवर्क के जो सरबराह हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, उनके छोटे भाई हैं और कहा यह जाता है कि जो टीटीपी और हाफिज गुल बहादुर ये उन एरियाज में रहते हैं जहां पर हक्कानियों का कंट्रोल है। तो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव उनकी तरफ से भी डेलीगेशन है। एंड फिर मोर इंपॉर्टेंटली कल भी दोनों तरफ से एक अफगानिस्तान ने पहले इल्ज़ाम लगाया कि हमने स्पिन बुलदक के ऊपर पाकिस्तान ने को बिला इख्तियार फायरिंग की है, पाकिस्तान ने उसे मुस्तरद किया। पाकिस्तान ने कहा कि फायरिंग दूसरी साइड से शुरू हुई है, लेकिन जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो दोनों साइड ने उन्होंने कहा कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और फिर जो सीज फायर है उसको उन्होंने कहा कि कंटिन्यू रहना चाहिए। तो एटलीस्ट आई थिंक दोनों अतराफ से ये भी रियलाइजेशन है कि अगर अब एक बातचीत हो रही है तो उसको एक सीरियस कोशिश करनी चाहिए, हालात ख़राब नहीं होने चाहिए। बट स्टिल आई थिंक लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि अफगान तालिबान की जो हिस्ट्री है और ओवरऑल जो इस वक्त डायनामिक्स हैं, मे बी इट इज़ नॉट दैट सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अगर जो मीडिएटर्स हैं वो कमिट करवाने में कामयाब हो जाते हैं, उस पर किस तरीके से अमल दरामद होगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। कामरान, इसमें जो चीज़ अहम है वो ये है कि अफगान तालिबान ने अगर माजी में बड़ी ताकतों को शिकस्त दी है तो उसकी वजह ये थी कि जो नेबरिंग कंट्रीज, खासतौर पर जो मुस्लिम कंट्रीज थी, उनको पूरी सपोर्ट हासिल रही है, चाहे वो उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन की हो, चाहे उनको मनी की हो, चाहे लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, चाहे उनको पनाह देना, तो ये सारी चीज़ें वो एक उसका एक हिस्सा रही हैं। अब ये नहीं हो सकता कि अफगान तालिबान कहें कि अब चूंकि हमने माजी में बहुत सारी ताकतों को शिकस्त दी है तो इस दफ़ा हम किसी की भी नहीं सुनेंगे, उनको सुनना पड़ेगा। खासतौर पर कतर जिसने होस्ट किया अफगान तालिबान को, जिसका बहुत बड़ा रोल था पाकिस्तान के साथ, ये जो सारे एक मुज़ाकरात हुए थे, उसके साथ एक पीस डील हुई थी अफगानिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ जो फोर्सेस का विड्रॉ हुआ था। तो अभी मेरे ख्याल इसके ऊपर हतमी डाय तो कास्ट नहीं करनी चाहिए, मुज़ाकरात हो रहे और इस पर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं लगाने चाहिए। होप यही रखनी चाहिए कि जो सैंक्टिटी है वो प्रिवेल करेगी और दोनों जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बड़े स्टेक होल्डर्स, इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे। और पाकिस्तान की हमेशा से एक ये ख्वाहिश रही है कि अमन हो खित्ते में, और पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि बगैर वजह के जो उसका मगरबी बॉर्डर है, ख्याल में जो अफगानिस्तान ने पिछले 40-50 साल से हमारी बहुत सी एनर्जीज कंज्यूम की हैं और कोई भी जो सेनर यहाँ पर माइंड है इस्लामाबाद या रावलपिंडी में, वो नहीं चाहेगा कि परपेचुअल हॉस्टिलिटी हो अफगानिस्तान के साथ, वाइल इंडिया के साथ भी आपके ताल्लुकात की क्या नौयत है। दूसरा, बिल्कुल ये भी बहुत डिबेट होती है कि जी अफगानिस्तान ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स है, तो ये भी एक डिबेटेबल पॉइंट है। मेन चीज़, असल में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आई विल टेक इट एनी डे कि अगर वाकई जो अफगानिस्तान ने बड़ी एम्पायर्स को शिकस्त दी होती और उसके बदले में आज अफगानिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क होता, वहाँ पर लोगों को दर बदर पूरी दुनिया में जाने की ज़रूरत ना पड़ती, वहाँ पर रोज़गार के मौके होते, तो फिर तो आप कह सकते थे। ये शायद अफगानिस्तान को इंट्रोस्पेक्शन करने की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान के ऊपर भी वो इल्ज़ाम लगाते हैं, वो कहते हैं क्योंकि ये जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है पिछले 40-50 साल से, ये पाकिस्तान की मुदाखलत की वजह से हो रहा है। ये एक वो आप कहते हैं कि एक्सक्यूज ढूंढते हैं, बट
ये भी रियलिटी है कि अफगानिस्तान के अंदर कितना इत्तेहाद है इस वक्त। क्या जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट अफगान तालिबान ने वादा किया था, क्या इंक्लूसिव गवर्नमेंट इस वक्त है? बहुत से बाकी जो ग्रुप हैं, जो पॉलिटिकल फोर्सेस भी हैं, जिनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन एक ग्रुप जो है जिसका अपना एक नजरिया है और डिस्टॉर्टेड नजरिया है, उसके जरिए वो लोगों पर इम्पोज्ड है। तो ये भी एक बहुत अहम नुक्ता है कि अफगानिस्तान के लोग बेशक चलें पाकिस्तान में गलतियां की होंगी, लेकिन अपने जो उनके मसाइल हैं अंदरूनी, पहले वो तो इत्तेहाद पैदा करें, एक कंसेंसस पैदा करें कि आखिर अफगानिस्तान का हमने करना क्या है। बट लेट्स होप कि ये जो टॉक्स हैं वो कामयाब हों, क्योंकि जो हॉस्टिलिटी है वो दोनों के मुल्कों के मफाद में नहीं है और खित्ते के मफाद में भी नहीं है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक और मुतालबे से मुतालिक, जो कर्जों से मुतालिक है। ब्रेक के बाद इस पर जिक्र करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है, हमें कर्जे लेना पड़ते हैं, डोमेस्टिक कर्जे भी लेते हैं, बैरूनी कर्जे बिल्कुल हमें लेना पड़ते हैं, जो हमारे करंट अकाउंट का जो सारा मामला है उसको मैनेज करने के लिए। लेकिन अब पीपल्स पार्टी की तरफ से एक मुतालबा सामने आया है शहबाज, और वो मुतालबा ये है कि जो भी हम फॉरेन डेट या बैरूनी कर्जे लेते हैं उसकी पार्लियामेंट से मंजूरी होनी चाहिए, ताकि सारा ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, ताकि पार्लियामेंट को या अवाम को थ्रू पार्लियामेंट ये पता हो कि जो भी गवर्नमेंट होती है जो बैरूनी कर्जे लेती है उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, किस मद में लेती है। तो डू यू थिंक दिस प्रपोजल कैन बी एप्लीकेबल या इस पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, और रीजन क्या है? इट्स अ रीजनेबल डिमांड फ्रॉम द पीपल्स पार्टी। देखिए, हम सियासतदानों को बहुत बुरा भला तो कहते हैं, लेकिन सियासतदान ही होते हैं आखिर में जाके जब मामला ख़राब हो जाते हैं तो वो उसको सीधा करते हैं। जब से सैयद नवीद कमर चेयरमैन बने हैं नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस, उन्होंने काफ़ी कोशिश की है ये जो बजटिंग का प्रोसेस है, ग्रांट्स का, ओवरऑल जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, इसमें जो पार्लियामेंट की ओवरसाइट है उसको बड़ा इफेक्टिवली वो इंश्योर करते हैं कि उसकी मॉनिटरिंग होती रहे। ये वाला प्रपोजल उन्होंने एक सेमिनार के दौरान दिया था और उनका प्रपोजल बिल्कुल जायज़ है। बेसिकली बात वो ये कर रहे हैं कि जितने भी गैर मुल्की कर्जे लिए जा रहे हैं, बल्कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लोन जो लिए जा रहे हैं, उसकी पार्लियामेंट की कोई उसके ऊपर ओवरसाइट नहीं है। अवाम ने ये पैसा वापस करना है और अवाम के नुमाइंदगान से नहीं पूछा जाता कि हमने कर्जे लेने या नहीं लेने। उनका प्रपोजल ये है कि ये जो जितनी भी फॉरेन डेट की डील्स हैं, इसकी ये तब तक इसको साइन ना किया जाए जब तक इसकी, या उसको इफेक्टिव ना किया जाए जब तक इसकी जो रेटिफिकेशन है वो पार्लियामेंट ना कर दे। खासतौर पर उन्होंने कहा जी कि आप शुरू में जो गैर मुल्की कर्ज हैं जिसकी ज़्यादा आपके लिए इम्प्लीकेशंस भी होती हैं, तो उसके ऊपर जो है पार्लियामेंट की ओवरसाइट होनी चाहिए। अब सवाल ये यहाँ पे पैदा होता है कि क्या ऐसा होगा भी या नहीं। मेरे ख्याल हुकूमत से ज़्यादा यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को प्रॉब्लम होगा। हमारे मुल्क का एक अलमिया रहा है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी मजबूत हो गई है कि वो उनको बड़ा नागवार गुजरता है जब पार्लियामेंटेरियंस उनसे इस तरह के सवालात करते हैं। इसी स्टैंडिंग कमेटी का एक और भी एक लीगल प्रपोजल है कि एक जो है ना पार्लियामेंट का एक बजट ओवरसाइट ऑफिस बन जाए। ये कानून के तहत पार्लियामेंट के अंदर एक ऑफिस बनेगा, वो पार्लियामेंटेरियंस की जो कैपेसिटी है ना टू डिस्कस, डिबेट एंड अप्रूव बजट, उसको स्ट्रेंथन करेगा। वजारत खजाना वो बजट ओवरसाइट ऑफिस ही नहीं बनने दे रही, वो लॉ को अपोज कर रही है। तो इट्स मोर अबाउट द ब्यूरोक्रेसी देन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। कर्जा लेना जो है ये, बल्कि ये जो सेमिनार था इसमें बहुत सारे और लोगों ने भी इसमें बात की, क्योंकि है ही सारा डेट के हवाले से था। उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम सामने। एक जो साबिक ऑफिशियल है वजारत ख़जाना के, जो अब रिटायर हो गए, उन्होंने इंकशाफ किया कि जो हमारे जब गल्फ बैंकों से कर्जे लिए जा रहे थे फॉरेन कमर्शियल लोन्स, तो उसमें एक बैंक का उन्होंने नाम लिया कि उस बैंक के हवाले से हमें कहा जाता है कि इसी से कर्ज लेना है, और इसके लिए कोई कंपैरेटिव बिडिंग नहीं होती। डोमेस्टिक डेट जो गवर्नमेंट लेती है उसके अंदर कंपैरेटिव बिडिंग होती है, मुख्तलिफ बैंक्स पार्टिसिपेट करती हैं, इन वे थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है। फॉरेन डेट के हवाले से ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। और फिर दूसरी बात जो कि खुद एक फॉर्मर डीजी डेट वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा जी कि इवन के जो हमारी कर्जों की तारीफ है वही ठीक नहीं है। बहुत सारी चीजें जो है डेट के अंदर वो शामिल ही नहीं है। आपकी जो इसके अंदर जो पेंशन लायबिलिटीज हैं वो शामिल नहीं है, जो सर्कुलर डेट है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, और बहुत सारे कोज़ाई फिस्कल ऑपरेशन होते हैं वो शामिल नहीं है। टू बिगिन विद मेरा ख्याल इट्स अ रीजनेबल डिमांड, और इस हवाले से असेंबली को लेजिस्लेशन जरूर करनी चाहिए कि कोई भी गैर मुल्की कर्जा वो जो है वो असेंबली की मंजूरी या उसकी स्टैम्प के बगैर वो उसको ऑपरेशनलाइज ना किया। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? देखें, हमें तो कोई भी मुल्क है उसको कर्जों के बोझ से निकलना चाहिए, तो क्या अगर लेट्स अस्यूम के इस तरह की कोई लेजिस्लेशन आ जाती है, गवर्नमेंट ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती है,
तो उससे तो हुकूमतें कर्जा लेना तो बंद नहीं करेंगी, फर्क क्या पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी बात होती है कि आप कर्जा क्यों ले रहे हो, और फिर दूसरी बात होती है कर्जा किन शराइत पे ले रहे हो। अब जो FBR के अंदर इस्लाहात के नाम पर करोड़ों डॉलर्स जो है, बल्कि मोर देन $1 बिलियन ओवर पीरियड ऑफ टाइम कर्ज लिया गया, इस्लाहात हुई है FBR के अंदर। और क्या इस्लाहात के लिए आपको गैर मुल्की कर्जा चाहिए? अब ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके लिए बड़ा आसान होता है किसी भी ब्यूरोक्रेट को काबू करना, बजाय कि वो पूरी पार्लियामेंट को काबू करें। इनको कंसल्टेंसीज, आगे पीछे ट्रैवलिंग, कंप्यूटर्स, गाड़ियां, इन्हीं चक्रों में इनको उलझाए रखा जाता है और वहां से वो जो कर्ज है वो दे दिए जाते हैं। जो एक चीज हमें जहन में रखनी चाहिए, वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो या ADB हो, ये भी एट द एंड ऑफ द डे ये कमर्शियल बैंक्स की तरह काम करते हैं। इनको भी प्रमोशन चाहिए होती हैं, इनके भी टारगेट्स होते हैं, खासतौर पर ADB और वर्ल्ड बैंक के, तो उनको भी कर्जा देना होता है। आगे जो लेने वाला है वो उसको किस लिए ले रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो शराइत की बात है, जो इससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, किस शर्त के ऊपर आप कौन सा कर्ज ले रहे हो। अगर पार्लियामेंट होती का रोल होता कोई, ये जो IMF का प्रोग्राम अभी हुआ है क्लाइमेट वाला, उसमें आपने गाड़ियों के ऊपर जो एक फ्यूल लेवी लगा दी है तो उसको तुक बनती है। एक जो पाकिस्तान के अंदर अभी उस तरीके से मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी की नहीं आई कि हम फौरी जो है वो कन्वेंशनल गाड़ियों से हाइब्रिड पे जा रहे थे ग्रेजुअली, फिर ग्रेजुअल उससे हम यकदम हम चले जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसको उसकी सब्सिडी को सपोर्ट करने के लिए आपने एक छोटी जो गाड़ी है 1000 सीसी से भी कम की, उसकी जो कॉस्ट में आपने 32,000 रुपया इजाफा कर दिया है। तो ये किसने किया है? ये बहुत सारी चीजें तो प्राइम मिनिस्टर को बताई भी नहीं जाती और बहुत सारी चीजें ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे हो जाती हैं। तो ये होना चाहिए और ये इस कर्ज आपको लेना है, फिर आप उस काम के लिए लोगे जिसके लिए जरूरत है, और किन शर्तों पे लोगे फिर पार्लियामेंट तय करेगी, फिर आप नहीं तय करेंगे। तो दिस इज अ गुड स्टेप एंड गुड डिमांड। चले यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि जो अक्टूबर का महीना था, मुसलसल ये दूसरा महीना है जब जो महंगाई की शरह है उसमें हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अक्टूबर के महंगाई के जो नंबर्स हैं वो आ गए हैं इदारा शुमारियात की तरफ से, और महंगाई की जो शरह रही है वो 6.2% रही है। ये दूसरा महीना है जब महंगाई की शरह जो है उसमें हमें इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उससे पहले हमने देखा कि बड़ा ड्रास्टिक उसमें कमी वाक़ई हुई थी, लेकिन दोबारा से ये जो ग्राफ है ऊपर जाना शुरू हो गया है। मल्टीपल ज़्यादा रीज़न होंगी इसकी, बट एक जो रॉकेट साइंस नहीं है, जो हालिया अगर आप देखें पिछले आई थिंक इट्स बिन मोर देन 3 वीक्स के जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है और बहुत सी ऐसी जो खाने पीने की अशिया हैं, टमाटर है, फ्रूट्स वगैरह हैं, वो अफगानिस्तान से इस सीजन में आते हैं और वो बॉर्डर बंद है, तो जाहिर है कि उनकी कीमतें भी ऊपर गई हैं। एक तो प्रोबेबली ये रीजन भी है। कितना बड़ा फैक्टर है ये पाक अफगान बॉर्डर क्लोजर जो फूड आइटम्स है ना, इसका वेट तकरीबन क्लोज टू 40% जो टोटल आपकी बास्केट है ना, फूड ओवरऑल जो इन्फ्लेशन की बास्केट है, जिसके अंदर अराउंड 700 गुड्स होती हैं, 700 to 800, जिनकी प्राइस को रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है, उसमें 35 to 40% जो वेट होता है वो फूड आइटम्स का होता है, खासतौर पर पेरिशेबल फूड आइटम्स का होता है। अब उसमें नेचुरली टमाटर जो है बाहर घर में इस्तेमाल होता है। हमने एक दफ़ा किसी प्रोग्राम में जिक्र किया था, जब शुरू में ये प्रॉब्लम आया था कि जंग जो है वो सोचे समझे तरीके से तो हुई नहीं थी, कोई प्लान करके तो ना पाकिस्तान ने की थी ना अफगानिस्तान ने गालबन की होगी। अटैक हुआ, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, बॉर्डर्स बंद करने पड़े, अभी भी बंद है समहाउ तजारत के पर्पसेस के लिए। तो अब मेरा ख्याल थोड़ा सा लंबा अरसा हो गया, अब हुकूमत को जो ऑल्टरनेट्स हैं इन फसलों के, इन फ्रूट्स के, इन वेजिटेबल्स के, उसकी तरफ सोचना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे जिसके बगैर आपका गुजारा हो जाता है। अंगूर पाकिस्तान में नहीं, एटलीस्ट इस्लामाबाद में आपको अंगूर अब नज़र नहीं आता। अगर किसी जगह पड़ा हुआ है तो उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है कि इवन के अपर जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसकी रीच से बाहर होता जा रहा है। फिर एक तो ये फैक्टर हो गया, इसके साथ दूसरा फैक्टर था सैलाब का। सैलाब से भी कुछ सप्लाईज आपकी डिस्ट्रप्शन है, बट वो इतनी बड़ा इसके अंदर चीज़ नहीं। बट कामरान इसके अंदर जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका ना सैलाब से ताल्लुक है ना इसका ताल्लुक है अफगान वॉर के साथ। आपका जैसे चीनी है, अब चीनी की कीमत पिछले साल के मुकाबले में 35% बढ़ गई है। चीनी एक ऐसा एरिया है जो कि डिटर्मिन करता है कि, और ये एक लेसन भी है हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए जो कुछ एक वो आईनी तरमीम भी करना चाह रहे इससे रिलेटेड, कि ये काम ठीक नहीं रहेगा। हुकूमत ने पहले अनाउंस किया 140-145 रुपए फी किलो चीनी की कीमत होगी, क्योंकि इन्होंने एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी थी। फिर जब वो काबू नहीं हुआ तो एक नया एग्रीमेंट साइन कर लिया इन्होंने पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का, कि 165 रुपए की बात हुई, वो नहीं। आज जो चीनी है वो 200 से 220 रुपए फी किलो है। हुकूमत ने फिर इसकी कीमतों पर काबू पाने के लिए छापे मारे, लोगों को गिरफ्तारियां डाली। और अभी क्रशिंग सीजन कब शुरू होता है? क्रशिंग सीजन तो नवंबर में होता है, उसमें भी थोड़ा बहुत डिले हो रहा है। उससे पहले वो खूब जितना हजार है, जब क्रशिंग सीजन होगा तो फिर सप्लाई में तो बेनिफिट जो लेना मार्केट ने वो मार्केट बेनिफिट ले लेती है।
मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ आईनी तरमीम वाली, अब इसके अंदर एक जो चीज़ है वो है एग्जेक्टिव जो मजिस्ट्रेट की जो इख्तियारात हैं उसको बहाल करने के लिए आईनी तरमीम की इसके अंदर बात हो रही है। अब जो कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है उसमें पीपल्स पार्टी का, उसमें कुछ ज़राए ये बता रहे हैं, मेरी कुछ लोगों से बात हुई कि इसके भी हक में पीपल्स पार्टी नहीं है। अब जो मजिस्ट्रेट के इख्तियारात आप दे देते हो, कहने को तो वो दो पर्पसेस हैं उसके जी के, उसकी जो इंक्रोचमेंट होती है, इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए, फिर प्राइस की जो है उसकी अश्योरेंस उसको करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, बट ये इतना सिंपल नहीं है। अब उसमें अंदर जो अभी जब हतमी ड्राफ्ट सामने आएगा तो पता चलेगा। गालिबन तजवीज़ कुछ इस किस्म की है कि कोई 7 साल तक वो सजाओं की उसमें कोई इख्तियारात किस तरह की बात है। हमारे सामने ड्राफ्ट हमने देखा, अभी भी तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी वगैरह, उनके पास इख्तियार तो है, वो करते हैं अभी भी, लेकिन इनका ख्याल ये है पुराना ये कॉलोनियल बेसिकली हमारे यहाँ एक ब्यूरोक्रेसी को ना एक शायद उससे प्यार है, ये पुराना कॉलोनियल सिस्टम। मैं एक बात बड़ी फ्रैंकली और कैंडिडली कहता हूँ कि इसका जो फायदा होगा ना, किसी और का हो या ना हो, हमें नहीं पता ये इख्तियार देने से कीमतें कम होंगी या नहीं होंगी, तो वक्त बताएगा। लेकिन जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप है, सिविल सर्विस का, वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। अभी भी आप अगर सूबों में देखें, इनके इख्तियारात देखें, आप इनके मतलब एक ग्रेड 17 का जो ऑफिसर है, जो असिस्टेंट कमिश्नर है, कोई फिर एक डिप्टी कमिश्नर है, उनकी गाड़ियां देखें, उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स देखें, उनके साथ पुलिस का स्कॉट देखें। ये आप उनको और इस तरह के इख्तियार देके बिल्कुल आप उनको एक इस किस्म की। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी 17 और 18 ग्रेड के बेचारे अफसर हैं जो असल सिस्टम की जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तो अफोर्ड कुछ कर नहीं सकते। ये भी डिस्टॉर्शन, ये भी एक डिस्टॉर्शन इसके अंदर है। बट कमिंग बैक टू द प्राइस इशू, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटिव पावर्स, इसमें जो कुछ हमें जराए ने बताया कि एक कंसर्न ये जरूर है कि कहने को तो इंक्रोचमेंट और प्राइसेस के लिए, लेकिन बाद में इसका फिर सियासी इस्तेमाल भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये भी एक चीज हो सकती है, इसको सामने रखने की जरूरत है। जो पीपल्स पार्टी ने कल इस पे गौर किया, अब हतमी तौर पर क्या आता है क्या नहीं आता है, बट जो प्राइसेस की हद तक कामरान एक थोड़ा सा इन्फ्लेशन एक प्रेशर जरूर है। अगर आप फूड की और एनर्जी की कीमतों को साइड पे भी रखें ना, तो पहली दफा जो नॉन फूड और नॉन एनर्जी इन्फ्लेशन उसके अंदर एक स्लाइटली उसके अंदर ऊपर की तरफ गई है, 7.5% शहरों में, 8.4% तक देहातों में। तो थोड़ा सा जो एक बेस इफेक्ट है वो इरोड हो रहा है, प्राइस का जो लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज होगा तो लगता है, बट अभी भी इतना ज्यादा नहीं होगा कि जो बिल्कुल चीजें जो आउट ऑफ रीच है। बट लेट्स सी कि गवर्नमेंट कैसे इस तरीके को टैकल करती है, क्योंकि महंगाई एक ऐसा इशू है जिससे ज़ाहिर है कि आवाम बराह रास्त मुतासर होते हैं और फिर लोगों में रिजेंटमेंट भी पैदा होती है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।